फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ड्यूटीज ऑफ टैक्स कलेक्टर एट सोर्स होने वाला है। इससे पहले जो है मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के मीनिंग और प्रोविजंस के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो जिसने भी वो वाली वीडियो को वॉच नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूंगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ड्यूटीज की। पहले हमने बात करी थी प्रोविजंस की और मीनिंग की, अब हम ड्यूटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो जैसा कि गिवन है, हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ टैक्स कलेक्टर एट सोर्स, कि टैक्स कलेक्टर एट सोर्स की क्या ड्यूटीज हैं और व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू कलेक्ट और पे द टैक्स एट द सोर्स, कि अगर टैक्स जो है कलेक्ट नहीं कर पाए या टैक्स पे नहीं कर पाए तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, वो भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि क्या दे रखा है हमें आंसर में। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ टैक्स कलेक्टर दैट ही कलेक्ट टैक्स एट सोर्स इन अ प्रॉपर मैनर एंड डिपॉजिट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो टैक्स कलेक्टर की जो है ड्यूटी होती है टैक्स कलेक्ट करने की प्रॉपर मैनर में, और जो टैक्स उसने कलेक्ट करा है उसको उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है डिपॉजिट कराना होता है इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। ठीक है, जो भी टाइम लिमिट होती है उसके तहत। तो अब हम बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ टैक्स कलेक्टर, क्या ड्यूटीज रहेंगी टैक्स कलेक्टर की वो भी देख लेते हैं। तो द अमाउंट सो कलेक्टेड बाय सेलर एक्सेट्रा, कि जो भी सेलर, आप इसे टैक्स कलेक्टर भी बोल सकते हो, तो सेलर या फिर टैक्स कलेक्टर जो भी अमाउंट कलेक्ट करते हैं टैक्स की, उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है डिपॉजिट कराना पड़ता है। तो उससे रिलेटेड जो है क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो भी देखते हैं हम। तो सबसे पहली जो हमें ड्यूटी बताई गई है, या कंडीशन भी आप इसे बोल सकते हो, कि टैक्स इज कलेक्टेड बाय एन ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट, कि अगर गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा टैक्स कलेक्ट किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो देखेंगे। तो जैसा कि कहा गया है कि इफ द टैक्स इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट देन द फॉलोइंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल। तो वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो एप्लीकेबल होंगे। तो पहला प्रोविजन हमें क्या गिवन है कि टैक्स इज पेड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम टैक्स चालान। अगर जो है टैक्स कलेक्टर के द्वारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया जाता है लेकिन विदाउट एनी प्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स चालान, यानी कि इनकम टैक्स चालान जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया गया है, तो इसके बारे में क्या प्रोविजन जो है एप्लीकेबल होगा कि ऑन द सेम डे। कहने का ये मतलब है कि जिस दिन टैक्स कलेक्ट हुआ उसी दिन अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है टैक्स पे कर दिया है तो जो है विदाउट एनी प्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स चालान, मतलब चालान जो है वो प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होगी। और सेकंड प्रोविजन हमसे क्या बोला गया है कि अगर इनकम टैक्स चालान के साथ अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो क्या कंडीशन कही गई है कि विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द कलेक्शन इज मेड, मतलब कि जिस मंथ में कलेक्शन हुई है टैक्स की उस मंथ के एंड होने के 7 days के अंडर जो है आपको टैक्स पे करना होता है, वो भी इनकम टैक्स चालान के साथ। अब हम बात करेंगे अदर कलेक्टर्स की। पहले हमने पढ़ा कि अगर जो टैक्स कलेक्ट है, टैक्स कलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा अगर कलेक्ट किया जाता है तो उससे रिलेटेड हमने प्रोविजंस पढ़े। अब हम बात करेंगे अदर कलेक्टर्स की। कहने का ये मतलब है कि अदर देन गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के अलावा अगर कोई टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या ड्यूटीज उस कलेक्टर की रहेगी वो भी देख लेते हैं।
तो व्हेन द टैक्स इज कलेक्टेड बाय कलेक्टर अदर देन द गवर्नमेंट, जब टैक्स जो है कलेक्टर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है अदर देन द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की यहाँ बात नहीं हो रही, गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं कर रही, कोई प्राइवेट कलेक्टर है, तो द अमाउंट शेल बी पेड विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच कलेक्शन इज मेड। तो जो है टैक्स कलेक्शन की जो अमाउंट है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है उस कलेक्टर को पे करनी पड़ेगी जिस मंथ जो है अगर कलेक्शन हुई है उस मंथ के एंड होने के 7 days के अंडर आपको जो है वो पे करनी पड़ेगी। आगे क्या बोला गया है कि इन एडिशन टू अबव मेंशन ड्यूटीज, मतलब जो ऊपर हमने अभी ड्यूटीज पढ़ी उनके साथ कुछ एडिशन है, वो क्या है वो देख लेते हैं। तो टैक्स कलेक्टर इज ऑल्सो लाइबल टू फुलफिल द फॉलोइंग ड्यूटीज, तो और भी जो ड्यूटीज है टैक्स कलेक्टर की वो भी हम देख लेते हैं। तो पहली हमसे क्या कही गई है कि ही विल डिलीवर और कॉज टू बी डिलीवर्ड क्वार्टरली स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 27 EQ टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और द पर्सन अथोराइज्ड बाय हिम। देखो इसमें क्या कहा गया है कि जो टैक्स कलेक्टर है उसकी ये ड्यूटी रहेगी कि वो डिलीवर करे या फिर जो है क्वार्टरली स्टेटमेंट जो है वो डिलीवर करे। जो फॉर्म नंबर है वो 27 EQ जो है बताया गया है किसको, टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, जो भी इनकम टैक्स का डायरेक्टर जनरल होगा उनको, ठीक है, और द पर्सन ऑथोराइज्ड बाय हिम, और कोई भी जो है पर्सन उनके द्वारा जो है ऑथराइज किया जाएगा विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब्ड टाइम जो है एक डिसाइड किया जाएगा, उसके भीतर जो है उनको ये करना पड़ेगा। और आगे क्या बोला गया है कि ही कैन ऑल्सो डिलीवर अ करेक्शन स्टेटमेंट फॉर एनी मिस्टेक इन फॉर्म नंबर 27 EQ। तो वो जो है करेक्शन स्टेटमेंट भी जो है डिलीवर कर सकते हैं। मान लो कि उन्होंने जब ये फॉर्म फिल करा फॉर्म नंबर 27 EQ तो उसमें उनसे कोई मिस्टेक हो गई, तो करेक्शन भी जो है करेक्शन के लिए भी वो जो है डिलीवर कर सकते हैं करेक्शन स्टेटमेंट को, ठीक है। ये एक ड्यूटी थी। नाउ सेकंड हमसे क्या बोली गई है कि ही विल फर्निश अ सर्टिफिकेट टू द बायर, ठीक है। तो लेट्स सी इन फॉर्म नंबर 27D रिगार्डिंग टैक्स कलेक्शन। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि जब एक सेलर होता है, जब वो अपने प्रोडक्ट को सेल करता है तो बायर से जो भी कंसिडरेशन जो भी उसको मिलता है उस सेल के बदले, तो वो टैक्स भी चार्ज करता है, ठीक है। तो एक तरीके से टैक्स किसने पे किया, बायर ने पे किया, कलेक्ट किया सेलर ने। तो सेलर क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट जो है बायर को देगा इन फॉर्म नंबर 27D। जो फॉर्म नंबर होगा वो 27D होगा जो टैक्स कलेक्शन के रिगार्डिंग होता है, और विद इन 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द स्टेटमेंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी कि 15 दिन के अंदर जो है उसको जो है ये 27D फॉर्म यानी कि सर्टिफिकेट जो है वो बायर को जो है फर्निश यानी कि उसकी जानकारी देनी होगी। ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ टैक्स कलेक्शन इज एज अंडर। अब जो है ड्यू डेट क्या बताई गई है क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ टैक्स कलेक्शन की, वो देख लेते हैं कि क्वार्टरली स्टेटमेंट जो फर्निश करने की जो भी ड्यू डेट है वो क्या है वो देख लेते हैं। तो जैसा कि हमें गिवन है कि 30 जून अगर क्वार्टर एंड हो रहा है तो ड्यू डेट जो रहेगी वो 15 जुलाई की रहेगी। ऐसे ही 30 सितंबर अगर क्वार्टर एंड है तो 15 अक्टूबर ड्यू डेट रहेगी। 31 दिसंबर क्वार्टर एंडेड है तो ड्यू डेट 15 जनवरी की रहेगी। ऐसे ही 31 मार्च अगर क्वार्टर एंडेड है तो 15 में जो है वो ड्यू डेट रहेगी। किसकी ड्यू डेट, क्वार्टरली स्टेटमेंट को फर्निश कराने की ड्यू डेट, ठीक है, जो एक टैक्स कलेक्टर की एक ड्यूटी होती है, ठीक है। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या नतीजा निकल सकता है किसका, कि अगर आपने टैक्स कलेक्ट नहीं करा या फिर टैक्स पे नहीं किया गया
ठीक है, या तो आपने टैक्स कलेक्ट नहीं किया बायर से, या फिर आपने टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे नहीं करा, तो उसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं वो पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमें गिवन है कि इफ द टैक्स कलेक्टर मेक्स एनी मिस्टेक रिगार्डिंग कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स देन देयर मे बी द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस मिस्टेक, कि अगर टैक्स कलेक्टर के द्वारा कोई मिस्टेक हो जाती है, टैक्स की कलेक्शन के रिगार्डिंग हो सकती है वो मिस्टेक, या फिर टैक्स की पेमेंट से रिगार्डिंग हो सकती है, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस मिस्टेक के वो पढ़ेंगे। तो जैसा कि गिवन है हमारा फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस कि इफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द टैक्स डज नॉट कलेक्ट और आफ्टर कलेक्टिंग डज नॉट पे इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का यह मतलब है कि अगर मान लो टैक्स कलेक्टर ने टैक्स नहीं कलेक्ट किया या फिर कलेक्ट कर लिया लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को पे नहीं करा, तो ही विल बी रिक्वायर्ड टू पे सिंपल इंटरेस्ट, फिर उसको सिंपल इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा एट 1% पर मंथ, मतलब एक महीने का 1% जो है उसको सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ऑन द अमाउंट ऑफ सच टैक्स, मतलब जो भी टैक्स उसने कलेक्ट नहीं किया या फिर जो भी उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे नहीं किया, ठीक है, उस अमाउंट का 1% फ्रॉम द डेट ऑन विच सच टैक्स वॉज कलेक्टिबल, मतलब उस डेट से इंटरेस्ट लगेगा जब से वो टैक्स कलेक्टिबल था या फिर टिल द डेट इट वॉज एक्चुअली पेड, ठीक है, और जब तक वो ऑलरेडी पेड हो जाना चाहिए था तब तक अगर उसने पे नहीं करा तो सच इंटरेस्ट शैल बी पेड बिफोर फर्निशिंग द क्वार्टरली स्टेटमेंट, और वो जो सिंपल इंटरेस्ट है 1% वो क्वार्टरली स्टेटमेंट से पहले उसको देना पड़ेगा फॉर ईच क्वार्टर, ठीक है। अब सेकंड कॉन्सिक्वेंस की बात कर लेते हैं। ये सेकंड कॉन्सिक्वेंस क्या गिवन है हमें कि इफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द टैक्स फेल्स टू पे द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, अगर मान लो कि जो क्या बोला गया कि इफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द टैक्स, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है यानी कि टैक्स कलेक्टर जो है, फेल्स टू पे द टैक्स कलेक्टेड सोर्स, मतलब अगर उसने कलेक्ट तो कर लिया लेकिन उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे नहीं करा, तो ही शैल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 276 बीबी, अंडर सेक्शन 276 बीबी के तहत जो है वो पनिशेबल होगा विद रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, कठिन कारावास जिसे हम बोलते हैं, फॉर अ टर्म बिटवीन 3 months एंड 7 years विद फाइन, मतलब 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जो है पनिशमेंट का जो है प्रावधान है, और वो भी फाइन के साथ। अब हम जरा एक एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं, इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन हमें गिवन है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि बायर डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग एंटिटीज, कि बायर जो कि टैक्स पे करता है यानी कि टैक्स देता है, तो किन किन को हम बायर नहीं बोलेंगे। तो पहला पॉइंट हमें क्या गिवन है कि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है यानी कि सरकारी कंपनी, पब्लिक सेक्टर जिसे हम बोलते हैं, तो वो बायर नहीं कहलाएगी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में। सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है वो बायर नहीं कहलाएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो बायर नहीं कहलाएगी। एन एम्बेसी, कोई भी एम्बेसी है वो भी नहीं कहलाएगी। हाई कमीशन है कोई, या लेजिस्लेशन कमीशन, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फॉरेन स्टेट, तो ये सब बायर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। कोई भी क्लब हो वो भी नहीं कहलाएगा। बायर इन द रिटेल सेल ऑफ सच गुड्स परचेज बाय हिम फॉर पर्सनल कंजम्पशन, मतलब कोई बायर जो है अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो है परचेज कर रहा है तो वो भी जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और इनकम टैक्स की मोर वीडियोस, मतलब और भी जो टॉपिक्स है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर आप वॉच कर सकते हो। इनकम टैक्स क्लासेस नाम से एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, वहाँ पे जाके आप इनकम टैक्स के कम से कम बहुत सारे टॉपिक्स मैंने जो है ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड कर रखी है, तो वो आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।